Hello students, this is Jay Ahmed, your physics teacher from Central Public School. In today's lecture, we are going to discuss about resistivity. So, let's start. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। और वहां हमने रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो फॉर्मूला था हमारा R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। और ये फॉर्मूला हमने कब डिराइव किया था? जब हमारा नेचर फिक्स हो जाए और हमारा टेम्परेचर फिक्स हो जाए। दो कंडीशन फिक्स करने के बाद हमने एक फॉर्मूला बनाया रेसिस्टेंस का, जो था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। और इस केस में जो कांस्टेंट टर्म हमारा आता था वो आता था रो, और रो को बोलते थे हम लोग रेसिस्टिविटी, और इस ये सिंबल हमारा है रो, ठीक है। अब इसी रो के बारे में अब पढ़ना है। अगर ये कांस्टेंट ना हो, मतलब ये इसका वैल्यू चेंज भी करता है, जब नेचर और टेम्परेचर फिक्स ना हो तो क्या होगा? तो हम पढ़ते हैं आज रेसिस्टिविटी के बारे में। जो रो हमारा था वो रेसिस्टिविटी था। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ द रेसिस्टिंग पावर। ये मतलब मेजर का मतलब होता है नापना, ठीक है। तो ये एक तरह का हमारा नापने का ऐसा जरिया है जिससे कि हम किसी भी मटेरियल के रेसिस्टिंग पावर को नापते हैं। और कौन सा रेसिस्टिंग पावर को? जो करंट के फ्लो को रोकता है, उस प्रॉपर्टी को हम मेजर करते हैं, और उसी मेजरमेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। एक बार फिर से सुने आप इसको। इट इज द मेजर ऑफ द रेसिस्टिंग पावर टू द करंट ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। किसी खास मटेरियल का रेसिस्टिंग पावर कितना है करंट के लिए, उसी को मेजरमेंट करते हैं, और उसी का जो मेजरमेंट होता है हमारा वो कहलाता है रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो होता है, ये सांप जैसा बना दो पी को घुमा के, जिसको बोलते हैं रो। ग्रीक लेटर है रो, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी को। और इसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब यहीं से हम रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ये ए हमारा डिवीजन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो R इंटू ए, और L ऊपर है तो ये नीचे चला गया, तो रो का वैल्यू आ गया हमारा R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। अब वो यूनिट हमारी कैसे आई, ठीक है, तो ये देखते हैं। तो रेसिस्टेंस का सिंबल यूनिट क्या था हमारा? ओम। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। एक मीटर से एक मीटर स्क्वायर का एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला यूनिट हमारा क्या बचा? ओम मीटर। तो इसलिए इसका यूनिट है हमारा ओम मीटर, ठीक है। इसको महो भी बोलते हैं, इसके यूनिट को महो भी बोलते हैं, तो खैर वो हमको नहीं पढ़ना भी। इसी रेसिस्टिविटी का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। अब किताबों में आपके एक और डेफिनेशन लिखा होता है रेसिस्टिविटी का, ठीक है। ये काफी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। इट इज द मेजर ऑफ द रेसिस्टिंग पावर ऑफ द पावर टू द फ्लो ऑफ करंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। मतलब रेसिस्टिविटी का पर्टिकुलर मटेरियल का मतलब, ये वैल्यू जो है वो हर मटेरियल पे डिपेंड करेगी। आयरन लेते हैं तो अलग वैल्यू होगी, कॉपर के लिए अलग वैल्यू, सिल्वर के लिए अलग वैल्यू, एल्यूमिनियम के लिए अलग वैल्यू। तो इसका वैल्यू जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। सपोज हम एक वैल्यू लेते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रेसिस्टिविटी का वैल्यू होता है सिल्वर के लिए, वो होता है 1.60 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये वैल्यू आपको आपके एनसीईआरटी के बुक में भी मिलेगी। वहां पे पेज है एक, रेसिस्टिविटी टॉपिक जहां शुरू हुआ है उसी के नीचे एक टेबल बना हुआ है, उसी में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का वैल्यू लिखा हुआ है। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस सिल्वर का ये वैल्यू है। फिर कॉपर का जो हमारा रेसिस्टिविटी का वैल्यू है वो ये है 1.62 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर। फिर हमारा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका वैल्यू है 2.63 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर, ठीक है। अब इस वैल्यू से क्या समझते हैं हम? ये वैल्यू हमको ये कह रहा है कि अगर हम 1 मीटर का वायर ले लें और उसका उसका जो एरिया होगा वो भी 1 मीटर स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो उस वायर, सपोज सपोज दिस इज आवर वायर, ये 1 मीटर लंबा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर का है। तो इस वायर की जो रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8। मतलब ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू हमको बताती है कि कोई भी मटेरियल करंट के फ्लो को कितना रोकेगा, कितना ज्यादा रोकेगा किसी खास टेम्परेचर पे, ठीक है।
तो वैसे ही ये तीन एलिमेंट्स का हो गया। उसके बाद आपको जो एलॉयज होते हैं उनका भी वैल्यू आपको मिलेगा। एलॉयज का जैसे हमारा मैग्नीन, मैग्नीनिन ये एक एलॉय है जो हीटिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू लगभग है 44 इंटू 10 का पावर -7 ओम मीटर, यही है शायद, नहीं 6। फिर है हमारा कांस्टेंट 10, कांस्टेंट 10 ये भी एक एलॉय है, इसकी वैल्यू है 48 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर। फिर एक बहुत ही अच्छा एलॉय है हमारा नाइक्रोम, नाइक्रोम इसकी वैल्यू है लगभग 100 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, जो प्योर मेटल्स की रेसिस्टिविटी है वो काफी कम है, 10 का पावर -8 दिख रहा है हमको। और जो एलॉयज की रेसिस्टिविटी है वो वैल्यू उसका ज्यादा है, लगभग किसी इसका तो 100 गुना ज्यादा है लगभग, इसका लगभग 25 गुना ज्यादा है प्योर मेटल कॉपर से, और बीच वाले का लगभग 40 गुना ज्यादा होगा। तो हम किसी भी मटेरियल को बेस्ड ऑन रेसिस्टिविटी पे अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि कंडक्टर्स किनको बोलते हैं, वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को होने देते हैं अपने थ्रू उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, या वैसे एलिमेंट्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स किनको बोलते हैं, जिनमें करंट का फ्लो ना हो पाए ढंग से। एक डेफिनेशन रेसिस्टिविटी के बेसिस पे भी हम दे सकते हैं कि वैसे एलिमेंट्स जिनकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू काफी कम हो, और कितनी कम हो, लगभग 10 का पावर -8 और 6 के करीब, मतलब बहुत ही कम, 0.00 समझ लो, 10 का पावर -8 कितना होगा, 0.0080 डालो। तो वैसे एलिमेंट्स जिनकी रेसिस्टिविटी इस रेंज में आए, 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 के बीच में, मतलब इसी रेंज में आए, उनको बोलेंगे हम लोग कंडक्टर्स। जिनकी वैल्यू इससे ज्यादा हो उनको बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स, और जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा हो, सपोज हमारा किसी कोई मटेरियल है जिसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू आ रही है हमारी 25 इंटू 10 का पावर 10, ठीक है सपोज, तो ये प्लस में 10 है, तो क्योंकि 10 का पावर 10 कितना हो गया, 10 पे 10 जीरो, ये वैल्यू काफी ज्यादा है, तो ये हमारा जो मटेरियल होगा वो होगा हमारा इंसुलेटर। तो हम रेसिस्टिविटी के वैल्यू से देख के बता सकते हैं कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। कंडक्टर का अगर कोई मटेरियल कंडक्टर होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू लगभग यही होगी, -8 -7 -6। जो मेरा सेमी कंडक्टर होगा उसकी वैल्यू वही 4 से ले 10 के पावर -4 से लेके 100 तक वैल्यू होगी। और जो हमारा इंसुलेटर होगा उसकी वैल्यू रेसिस्टिविटी की 10 का पावर प्लस में होगी, जैसे कि 10 का पावर 8, 10 का पावर 7, 10 का पावर 10 ओम मीटर, तो हम उसको बोल देंगे वो हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। रेसिस्टिविटी का एक और डेफिनेशन हमें मिल सकता है इसी फॉर्मूले से। अगर हम एरिया 1 ले ले और लेंथ भी 1 ले ले, तो ये 1/1 खत्म, तो यहां से हमारा रो का वैल्यू क्या आएगा, आर। तो हम ये भी बोल सकते हैं रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द लेंथ इज 1 मीटर, और यूनिट का मतलब 1 होता है, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो यूनिट, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर होगा और एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो रेसिस्टिविटी को रेसिस्टेंस कब बोल सकते हैं, तभी बोलेंगे जब उस कंडक्टर का लेंथ भी यूनिट हो और एरिया भी यूनिट हो, तो उस केस में रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसे भी आपकी किताबों में मिलेगा आपको कि रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। वो भी डेफिनेशन सही है और ये भी डेफिनेशन सही है, जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हेन डज द रेसिस्टिविटी बिकम्स रेसिस्टेंस, व्हेन द कंडक्टर हैव अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर आपको वैल्यू दे सकता है एग्जाम में, 3-4 वैल्यू दे दिया, बोला कि बताइए इसमें से कंडक्टर कौन सा है, इंसुलेटर कौन सा है, तो जिसकी वैल्यू 10 के पावर -8 के करीब होगी वो हमारा कंडक्टर होगा, जिसकी वैल्यू प्लस में होगी, पावर प्लस में, जैसे 10 का पावर 10, वो हमारा इंसुलेटर होगा, ठीक है। तो ये बात रही रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी हमारा जो है वो करंट के फ्लो को कितना कोई मटेरियल रोकेगा वो बताता है हमें। अब एक बात आती है हमारी, जैसे रेसिस्टेंस हमारा 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, वो क्या 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 थे, शायद आपको याद होगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ पे रेसिस्टेंस, फिर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन विच द रेसिस्टेंस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर द थर्ड वन वाज टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज करता था, और चौथा था नेचर। तो जब हमने रिसर्च किया और एक्सपेरिमेंटली किया, देखा गया कि रेसिस्ट फैक्टर्स
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है? पहला है हमारा टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर है हमारा नेचर। रेसिस्टिव बस इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, इसका मतलब ये कह रहा है ये कि अगर किसी खास टेम्परेचर पे हम लोग किसी कॉपर, जैसे कि सपोज मैंने क्या लिखा था अभी, कॉपर की जो रेसिस्टिविटी थी कॉपर की 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या थी मेरी 1.62 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। अब दुनिया का कोई सा भी कॉपर ले लें, वो कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, एरिया कितना भी बड़ा है, कितना भी छोटा हो, 20 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर की वैल्यू यही आएगी। तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि कैसे हमारा फिंगरप्रिंट सारे इंसान का अलग अलग होता है और उससे हम पहचान सकते हैं, या चेहरा, हर चेहरे से हम किसी इंसान को पहचान सकते हैं, वैसे ही रेसिस्टिविटी की वैल्यू किसी खास टेम्परेचर पे एक वैल्यू किसी एक कंडक्टर के लिए होती है, वो वैल्यू दूसरे कंडक्टर के लिए रिपीट नहीं होगी। मे बी ये वैल्यू किसी दूसरे कंडक्टर के लिए रिपीट होती भी है तो टेम्परेचर बदल जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टिविटी की एक वैल्यू किसी एक कंडक्टर, कॉपर के लिए ये वैल्यू हो गई, तो अब ये वैल्यू किसी दूसरे कंडक्टर में रिपीट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी के वैल्यू से हम पहचान सकते हैं कि किस कंडक्टर की बात हो रही है टेबल देख के। टेबल में हमारे पास टेबल होता है टेम्परेचर बेस्ड, जिस पे रेसिस्टिविटी की वैल्यू लिखी होती है, तो हम उस टेबल से रेसिस्टिविटी की वैल्यू को देख के ये हम बता सकते हैं कि किसकी बारे में। जैसे कि सपोज हमको बोला गया कि कोई कंडक्टर जिसका रेसिस्टिविटी का वैल्यू 2.63 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर है, तो बताइए ये कौन सा मटेरियल है? ये 20 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। तो हमने टेबल देखा और टेबल में क्या देखा, अरे ये वैल्यू तो एल्यूमिनियम की है, तो ये हमारा जो भी कंडक्टर है ये हमारा एल्यूमिनियम है। फिर हमसे बोला गया कि कोई एलॉय है जिसकी रेसिस्टिविटी 100 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर है, बताइए ये कौन सा मटेरियल है? तो ये हमने टेबल देखा और ये देखा कि ये नाइक्रोम की वैल्यू है, तो ये हमारा मटेरियल जो भी है वो नाइक्रोम है। ठीक है, तो अब फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स हमारे दो है, टेम्परेचर और नेचर। तो हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो सेम वही रिलेशन है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर कॉपर की ये वैल्यू है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सपोज 30 पे जाते हैं, तो कॉपर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, रेसिस्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया नेचर। नेचर में मैंने बताया था रेसिस्टेंस वाले में कि जो अलग अलग कंडक्टर्स अगर हैं और अलग अलग नेचर के हैं, सपोज कॉपर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, तो सबके वैल्यू अलग अलग आएंगे। वैसे ही रेसिस्टिविटी अभी मैंने बताया कि सारे अलग अलग मटेरियल्स की जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है वो अलग अलग आती है किसी डेफिनेट टेम्परेचर पे, सेम वैल्यू रिपीट नहीं करती है। तो रेसिस्टिविटी जो हमारा है वो बस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और एक नेचर। ठीक है, अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। और ये दो टॉपिक जो है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, और खासकर रेसिस्टिविटी, इस टॉपिक में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, वो फर्क ही नहीं बता पाते हैं रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग? टेबुलर फॉर्म बनाओ, इधर लिख लो रेसिस्टेंस और इधर लिख लो रेसिस्टिविटी, और आपका ये एक होमवर्क है, आपको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि रेसिस्टेंस जो हमारा है किसी भी कंडक्टर का, वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी हमारी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इसके फैक्टर्स है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर और टेम्परेचर। इसके फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और नेचर बस। अब लेंथ और एरिया जो हमारा है वो क्या बताता है? किसी भी चीज का ज्योमेट्री बताता है, उसका शेप और साइज बताता है। तो दूसरा दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री बदलेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी बदल जाएगा, लेकिन रेसिस्टिविटी की वैल्यू ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती है। हम एक कॉपर वायर 20 डिग्री सेल्सियस पे किसी शेप में ले लें, चाहे उसको स्फीयर बना दे या उसको क्यूबिकल बना दे या उसका वायर बना दे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसकी रेसिस्टिविटी हमेशा हमेशा जो होगी ये वैल्यू होगी 1.62 × 10 का पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, उसके बाद रेसिस्टेंस का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो ओम है, रेसिस्टिविटी के ऐसा यूनिट ओम मीटर है। उसके बाद रेसिस्टेंस जो हमारा है
रेसिस्टेंस के वैल्यू से हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन से कंडक्टर की बात हो रही है। सपोज 2 ओम का रेसिस्टेंस हमको दिया है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 2 ओम का वैल्यू हम किसी भी कंडक्टर के लिए बना सकते हैं उसके लेंथ और एरिया को छोटा बड़ा करके। सपोज कॉपर का वायर अगर इतना बड़ा है 2 ओम का, तो आयरन का थोड़ा छोटा होगा क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है। फिर स्टील का लेते तो हो सकता है और छोटा हो जाए। तो ये 2 ओम का वैल्यू हम किसी के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के वैल्यू से वी कैन नॉट स्पेसिफाई a given material, but we can specify a given material by the value of resistivity। resistivity की वैल्यू देख के हम ये बता सकते हैं कि किस मटेरियल के बारे में बात हो रही है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप लोग ध्यान में रखोगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेसिस्टेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रेसिस्टर्स। अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो वो तो मे बी आज नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उसका डेफिनेशन दे दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक सीरीज पैरेलल पढ़ने से पहले देखते हैं रेसिस्टर किसको कहते हैं। रेसिस्टेंस सुनते हो आप, ये रेसिस्टर क्या चीज है भाई। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल है जैसे हमारा फैन, फैन जो होता है उसका, उसमें वायर का लेंथ सेम फिक्स होता है, वो तो बदलता है नहीं। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होता है। तो अगर हमने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया, टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है, और वायर जो हम लोग फैन में कॉइल लगाते हैं वो कॉपर का होता है, तो चारों कंडीशन अगर फिक्स हो गए हमारे, तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो भी फिक्स हो गया हमारा, ठीक है। तो रेसिस्टर उसको बोलते हैं, ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स हो जाए उसको बोलते हैं रेसिस्टर, ठीक है। एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल equipment having fixed value of resistance is known as a resistor, ठीक है। ये हमारा रेसिस्टर होता है। जैसे कि सपोज एग्जांपल 2 ओम का रेसिस्टर आता है, ये हमारे 4 ओम का, 6 ओम का, तो ये हमारे रेसिस्टर्स हो गए, इनकी वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो एक्चुअल में जो हम लोग एनकाउंटर करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में, वो रेसिस्टर्स को ही एनकाउंटर करेंगे। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, और रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है, जो हमारा मटेरियल बनता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, उस मटेरियल का नाम है रेसिस्टर, ठीक है। अब जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, जैसे फैन हमारा, उसका कुछ अपना रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टर, तो उसका वैल्यू रेसिस्टेंस का कुछ फिक्स है, तो उसको वो भी एक रेसिस्टर की तरह बिहेव कर सकता है। तो जितने भी हमारे इक्विपमेंट है, सबको एक रेसिस्टेंस के वैल्यू से हम शो कर सकते हैं। सपोज हमारा फैन है, फैन की रेसिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, तो फैन बनाने की जगह मैंने रेसिस्टर का एक सिंबल क्या लिया था, क्या बताया था, ये जिगजैग लाइन। तो फैन के सिंबल बनाने की जगह हम सिर्फ ये रेसिस्टर बना सकते हैं और बोल सकते हैं 10 ओम। ये भी वही काम करेगा, वही वैसे उतना ही करंट लेगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस लेगा जो हमारा फैन ले रहा था, ठीक है। ये रेसिस्टर हो गया। एक कंसेप्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टर का, ठीक है, या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कहीं मिलेगा आपको, वो क्या चीज है, तो उसको देखते हैं। आप लोग, क्योंकि ये तो दोबारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दूसरे बुक्स के क्वेश्चन, आप लोग न्यूमेरिकल देखो, बनाओ खुद से, प्रीवियस ईयर का जो है जरूर बनाओ, कहीं से आपको मिलता है तो, ठीक है। और जो भी डाउट हो मेरे पास भेजो। तब आता है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेसिस्टर या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसको बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसको समझते हैं। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे कामचोर होते हैं, ठीक है। तो सपोज आपकी माँ बहुत गुस्सा हो गई आपसे, आप दिन भर फोन चला रहे हो और गेम खेल रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बेटा चलो आज काम करो, और आप और आपका एक भाई आप दोनों मिलके आपको रूम का झाड़ू लगाना है, ठीक है। तो आप दोनों ने झाड़ू लगाया और 1 घंटा लगा आपको लगाने में, ठीक है। तो 2 लोगों ने मिल के झाड़ू लगाया और 1 घंटे में लगाया, ठीक है। अब आपकी माँ गुस्सा आ गई, बोली कि एक तो 2 लोग लगा रहे हो, उस पर इतना टाइम ले रहे हो।
आपकी माँ आई और वही काम उतने ही देर में अकेले कर दी, ठीक है। तो जो काम आपने दोनों मिल के किया वो आपकी माँ ने अकेले कर दिया, तो आप दोनों का इक्विवेलेंट है आपकी माँ काम करने में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट उसको बोलेंगे अगर ढेर सारी चीजें हैं, सारी चीजें मिलके जो काम कर रही हैं, अगर कोई अकेला ऐसा इक्विपमेंट जो वही काम करे जो सारे मिलके कर रहे हैं, तो उस अकेले इक्विपमेंट को बोलेंगे हम लोग कि वो इक्विवेलेंट है सबका, सबका बराबर अकेला काम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रसिस्टर या रेसिस्टेंस का कंसेप्ट कब आएगा हमारे पास, जब ढेर सारे रसिस्टर लगे हुए हों, ठीक है। तो इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ resistors, a single resistor, a single resistor which draws the same current from the circuit आप लोग जानते हो क्या है, as all the other resistors draw together, then that single resistor is known as equivalent resistor। इक्विवेलेंट रसिस्टर, ठीक है, मैंने बोल दिया, आप लिख लेना सुन के मेरी आवाज। तो इक्विवेलेंट रसिस्टर किसको बोलेंगे, ढेर सारे रसिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ढेर सारे रसिस्टर लगे हुए हैं और सारे रसिस्टर मिलके सपोज 2 एम्पियर का करंट निकाल रहे हैं, करंट से सब मिल के निकाल रहे हैं। हो सकता है कोई 0.1 एम्पियर का निकाल रहा हो सकता है कोई 0.2 का निकाल रहा हो, और सबको जोड़ने के बाद जो करंट का वैल्यू आ रहा है वो 2 एम्पियर का आ रहा है, ठीक है। और सबको हमने निकाला है, सब तुम बेकार हो, चलो हट भागो यहाँ से। और एक सिंगल रसिस्टर हमने भारी भरकम चलाया और उसको लगा दिया, और वो अकेला रसिस्टर भी वही 2 एम्पियर का ही करंट निकाल रहा है जो सारे मिलके निकाल रहे थे। तो हम बोलेंगे कि उन सभी का इक्विवेलेंट ये हमारा सिंगल रसिस्टर है, ठीक है। ये डेफिनेशन कह रहा है ये। इसको रिजल्टेंट रसिस्टर भी बोलते हैं या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रिजल्टेंट भी इसको बोलते हैं। जैसे रिजल्टेंट फोर्स हमने पढ़ा था 9th क्लास में, वैसा ही कुछ है ये रिजल्टेंट। इसको हम लोग, इसका जो सिंबल है, इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कहीं लिखा हो या नहीं, आप आपसे जो कहा जा रहा है वो टोटल ओवरऑल रिजल्टेंट की बात हो रही है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यानी टोटल का सम या वैसा कुछ वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट है। अब इसको क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि बिना इसके पढ़े हम लोग सीरीज और पैरेलल नहीं समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल। सीरीज में आप जानते हो, दो लोग अगर चेन बना के एक साथ जुड़े हुए हों, व्हेन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब एक का एंड दूसरे से फिर दूसरे का तीसरे से ऐसे जुड़ा हो, तो उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, ये सीरीज हो गया हमारा एंड टू एंड, ठीक है, ये ऐसे जुड़ते चले गए। और पैरेलल किसको बोलेंगे, ये 2 पॉइंट्स, यही सेम 2 पॉइंट्स के बीच ढेर सारे रेसिस्टर जुड़ गए, इसी ऐसे ही, तो इसको बोलेंगे पैरेलल। तो इसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम निकालेंगे अगले क्लास में और देखेंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर और आपने एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।